इस भाग में देखेंगे स्वर्ग नर्क, द्वीप समुद्र, जम्बू द्वीप, भरत क्षेत्र, अष्टापद तीर्थ, जवार भाटा और रात दिन। हम आकाश में नजर डालते हैं तो अवकाश कितना अनंत दिखाई देता है, कैसा विशाल दिखाई देता है। आकाश अति विशाल है, अनंत है। यह अनंत आकाश के बीच 14 राजलोक हैं, जिसको ब्रह्मांड यूनिवर्स भी कहा जाता है। इसका आकार 2 पैर फैलाकर कमर पर हाथ रखे खड़े हुए इंसान जैसा है। यह समग्र लोकाकाश या ब्रह्मांड को 14 राजलोक नाम से पहचाना जाता है। ये 14 राजलोक के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर स्वर्गलोक, बीच में मनुष्यलोक और सबसे नीचे नारक लोक। ऊर्ध्वलोक में 12 देवलोक, 9 ग्रेवयेक और 5 अनुत्तर नाम के स्वर्ग हैं, जहां सुख, समृद्धि और आनंद ही आनंद है। वहां अप्सराएं देवांगनाएं हैं, नंदनवन और रत्नों के विमान हैं। 5 अनुत्तर के ऊपर सिद्धशिला मोक्ष है, जहां सुख ही सुख है। वहां संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त सिद्धशिला आत्मा ही पहुंच सकता है। वहां पहुंचने वाले को जन्म, मृत्यु, रोग आदि व्याधि और उपाधि कभी नहीं होता है। शाश्वत अनंत सुख वहां होता है। वहां जाने के बाद आत्मा इस संसार में वापस नहीं आती, अनंत काल तक सुखमग्न रहती है। अपने मनुष्य लोक के नीचे भी देवता लोग रहते हैं, किंतु उनका स्थान अल्प है, जिसका नाम है भवनपति। व्यंतर आदि देवलोक के नीचे 7 नरक हैं, जिसे हम नारक लोक या नरक लोक कहते हैं। ये 7 नरक वाला नारक लोक, जहां हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले, दारू, मांस और अंडे का सेवन करने वाले, पर स्त्रियां वेश्यागमन करने वाले, झूठा धंधा करने वाले और यातना देने वाले जाते हैं। यह 7 नरक घनोदधि, घनवात और तनवात के ऊपर स्थित हैं, और ये नरक के नीचे अनंत शून्यावकाश है। अब हम मनुष्य लोक की बात करेंगे। ये स्वर्गलोक और नारक लोक के बीच में जहां नाभि है। ये मनुष्य लोक वर्तुलाकार है और असंख्य द्वीप समुद्रों से बना है। बीच में जम्बू द्वीप, उसके चारों ओर लवण समुद्र, उसके बाद धातकी खंड, उसके बाद कालोदधि समुद्र, उसके बाद पुष्करावर्त द्वीप, उसके बाद मनुष्योत्तर पर्वत, उसके बाद ऐसी तरह द्वीप और समुद्र, एक के बाद एक असंख्य द्वीप समुद्र। ये सब के बीच में है जम्बू द्वीप। 1,00,000 योजन, 1 योजन 3,600 माइल, यानी कि 3,600 लाख मील चौड़ा जम्बू द्वीप के मध्य में विस्तृत 1,00,000 योजन ऊंचा मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के ऊपर तीर्थंकर परमात्मा का जन्माभिषेक होता है, और उसके चारों ओर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा प्रतिदिन प्रदक्षिणा करते हैं। और उसके नीचे महाविदेह क्षेत्र है, यहाँ सिमंदर स्वामी भगवंत आज भी प्रतिदिन विचरण कर रहे हैं और प्रतिदिन समो शरण में बैठकर उपदेश देते हैं। इस मेरू पर्वत को छोड़कर जम्बू द्वीप में अन्य 6 विशाल पर्वत एवं 7 क्षेत्र हैं। सब अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। अभी हम भरत क्षेत्र की ओर जाएंगे। लघुहीन पर्वत से लवण समुद्र तक का ये धनुष्य आकार का जो विशाल प्रदेश है, उसको हम भरत क्षेत्र कहते हैं, जो 526 योजन से अधिक है। भरत क्षेत्र के मध्य भाग में सफेद रंग का वैताड्य पर्वत है। ये वैताड्य पर्वत के कारण भरत क्षेत्र 2 भाग में विभाजित होता है, उत्तर भरत क्षेत्र और दक्षिण भरत क्षेत्र।
समग्र भरत क्षेत्र में कुल 32,000 देश हैं। इनमें से दक्षिण मध्य भरत क्षेत्र में 25.5 आर्य देश हैं। उनको बृहद आर्यावर्त कहते हैं। इन आर्य देशों में एक हमारा देश है जो लवण समुद्र के किनारे पर स्थित है। जो वैताढ़ पर्वत है उसके दक्षिण ओर 114 योजन से अधिक अष्टापद महातीर्थ हैं। और यह अष्टापद तीर्थ जहां 24 तीर्थंकर परमात्मा की रत्नमय प्रतिमा जी विराजमान हैं, वह अष्टापद तीर्थ से 114 योजन शत्रुंजय महातीर्थ हैं। और बीच बीच में समुद्र का खारा पानी फैला हुआ है। सर, खारा पानी तो लवण समुद्र का है, तो फिर भरत क्षेत्र में कैसे आया? इस 24 के द्वितीय तीर्थंकर परमात्मा श्री अजीतनाथ भगवान के शासनकाल में हम श्री सगर चक्रवर्ती ने शत्रुंजय तीर्थ की रक्षा की थी। लवण समुद्र के जल को शत्रुंजय तीर्थ स्थान के आसपास फैलाने का आदेश अपने सेवक यंत्र देवों को दिया। आदेश का पालन हुआ और लवण समुद्र का पानी चारों ओर फैलने लगा और ग्राम नगर आदि डूबने लगे। सो धर्म स्वर्ग के इंद्र को पता लगते ही उसने सगर चक्रवर्ती से विनती की और समझाया। सगर चक्रवर्ती ने ज्यादा पानी लाने के लिए देवों को मना किया। इसी तरह लवण सागर का खारा पानी फैलने से बीच में द्वीप टापुओं की रचना हुई। इसमें से नजदीक वाले 7 आश टापू वाला प्रदेश जिसे पृथ्वी कहा जाता है, उसी में एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर दक्षिण अमेरिका, ध्रुवखंड वगैरह हैं। यह है अपनी छोटी सी दुनिया। सर, हम लोग अष्टापद तीर्थ जा सकते नहीं? क्योंकि वहां भूमि प्रदेश में हुए परिवर्तन के कारण बहुत ऊंचा और विशाल बर्फीला पर्वत बना है जो पार करना मुश्किल है। ऐसा ही दूसरा उदाहरण यह है कि रशियन वैज्ञानिकों को उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 2500 वर्ग मील के क्षेत्र की जानकारी मिली और डबल इंजन वाले विमान में सवार होकर उस क्षेत्र की खोज का प्रयत्न किया, किंतु बर्फीले वातावरण अथवा चुंबकीय बलों के कारण इंजन बंद हो जाते थे और आगे नहीं बढ़ पाते थे। कई मनुष्यों की मृत्यु हो गई। खोज का कार्य स्थगित करके वैज्ञानिक वापस आ गए। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण विशाल पृथ्वी पर आज तक वैज्ञानिक नहीं पहुंचे हैं और न पहुंच सकेंगे। सर, तो फिर इसका मतलब तो यह हुआ कि हमारी पृथ्वी का यह प्रदेश आकाश में लटकता हुआ गोला नहीं है। ये तो जम्बू द्वीप की जमीन से जुड़ा हुआ प्रदेश है। और सर, इसका अधिकांश भाग तो पानी में डूबा हुआ है और जो भाग पानी के बाहर है वो तो अलग अलग खंडों में विभाजित है। लेकिन ये सब विभाजित खंड एक दूसरों से नजदीक ऐसे विशिष्ट रूप से एकत्रित हैं कि अधिक ऊंचाई से देखने से एक गोल गुंबद जैसे दिखाई पड़ते हैं और इसलिए विज्ञानियों ने पृथ्वी को गोल मान लिया क्योंकि उसके चारों ओर पानी है। सर, पृथ्वी गोल गेंद जैसे भी नहीं है, वो घूमती भी नहीं है, और अगर सूर्य और चंद्र स्थिर ना हो तो फिर रात दिन कैसे होते हैं? इसके लिए मैं आपको सीधा साधा उदाहरण बताता हूं। समझो कि आपको रात्रि के समय पुस्तक पढ़नी है और घर में एक दीपक है। पढ़ने के लिए आपको दीपक के पास जाना होगा। अगर तो दीपक को आपके पास लाना होगा। पृथ्वी स्थिर है एवं उसके आसपास सूर्य चंद्र घूमे तो रात दिन हो सकते हैं और पृथ्वी सूर्य की आसपास घूमे तो भी रात दिन हो सकते हैं। पृथ्वी घूमती तो है नहीं, स्थिर है। सूर्य परिभ्रमण करता है और सूर्य जहां परिभ्रमण करता है पृथ्वी के उतने ही भाग पर प्रकाश होता है और शेष भाग पर अंधकार दिखाई देता है। जैसे कि हम छोटी टॉर्च लेकर रात्रि को सड़क पर चलें तो जहां जहां टॉर्च का प्रकाश पड़ेगा वहां उजाला और जहां प्रकाश न पड़े
वहां अंधेरा। इसी तरह पृथ्वी पर जहां जहां सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां दिन तथा शेष भाग में रात होती है। हमारी जम्बूद्वीप की पृथ्वी 36 करोड़ मील की है और सूर्य मात्र 2700 मील के विस्तार वाला है। तभी प्रातः, दोपहर एवं संध्या आदि हो सकते हैं। पृथ्वी ग्रह है, इस बात को दिमाग से निकाल देना होगा। हमें प्रतिदिन पूर्व दिशा से सूर्य उदय होता दिखाई देता है तो दोपहर को सर पर आ जाता है और सायंकाल में पश्चिम में चला जाता है, फिर अस्त होता है। अब इस प्रत्यक्ष दिखती बात को न मानकर न दिखने वाली बात को मानने में कौन सी भला बुद्धिमत्ता है, आप ही बताइए। हजारों वर्षों से प्रत्येक ग्रंथ में सूर्य चंद्र परिभ्रमण कर रहे हैं तथा पृथ्वी स्थिर है, यह बात हो चुकी है। तो फिर पिछले 300-400 वर्षों से 16वीं शताब्दी में हुए कोपरनिकस और गैलीलियो द्वारा बताई गई बातों को जोरदार प्रचार द्वारा स्थापित कर दिया कि पृथ्वी गोल है तथा घूमती है। यह बात कैसे स्वीकार कर सकते हैं? दरअसल बात यह है कि हमारे जम्बूद्वीप की विशाल पृथ्वी के बीच मेरू पर्वत है। उसके चारों ओर सूर्य तथा चंद्र परिभ्रमण करते हैं। नीचे विशाल जम्बूद्वीप सूर्य कछुआ छाप अगरबत्ती की तरह परिभ्रमण करता है। एक ही लाइन में वर्तुल में घूमता नहीं है। सूर्य घूमता हुआ दूर जाता है तब ठंडी पड़ती है, नजदीक आता है तब गर्मी होती है और बीच में हो तब वर्षा काल आ जाता है और उत्तरायण तथा दक्षिणायन। उसकी प्रदक्षिणा से समग्र विश्व का तंत्र सुव्यवस्थित रहता है। हमारे भारतीय ग्रंथों में व्यवस्थित रूप से बताया गया है। ये बात समझ में आ गई, लेकिन समुद्र में ज्वार भाटा कैसे होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सर, हमें ये बताया जाता है कि चंद्र के कारण समुद्र में ज्वार भाटा होता है। चंद्र के कारण समुद्र में ज्वार भाटा नहीं होता है। सच बात यह है कि जम्बूद्वीप के बाहर लवण समुद्र में पाताल कलश है। यह अत्यंत विशाल पाताल कलश 4 दिशा में 4 है तथा उनके बीच लघु पाताल कलश भी है। इन पाताल कलशों के भाग में वायु, मध्य के भाग में पानी तथा वायु एवं ऊपर के भाग में पानी रहता है और निश्चित समय में कलशों में भरी वायु का संकुचन प्रसारण होता है। इससे ज्वार भाटा आता है क्योंकि छोटे बड़े समुद्र विशाल लवण समुद्र से जुड़े हुए हैं। जो सागर या समुद्र लवण सागर से जुड़े हुए नहीं है वहां कभी ज्वार भाटा नहीं होता। ईरान के उत्तर में कास्पियन समुद्र बड़ा विशाल है जिसका क्षेत्रफल 394,211 वर्ग किलोमीटर है। तो फिर वहां ज्वार भाटा नहीं होता है। वैसे ही सरोवर, नदी, तालाब, कुआं वगैरह में ज्वार भाटा नहीं होता है। अगर चंद्र के कारण ज्वार भाटा होता तो वहां क्यों नहीं होता? चंद्र का उदय अस्त वहां भी होता है। सर, आपने तो हमें आधुनिक विज्ञान की मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत बातें कही और बताई हैं। देखो, वैज्ञानिक प्रगति में किसी भी बात को अंतिम सत्य के रूप में नहीं स्वीकारा जाता है। विज्ञान अनेक स्थानों पर अपने सिद्धांतों में परिवर्तन करते आया है। हो सकता है कि हमारी ये बातों को भविष्य में स्वीकार कर भी ले यदि ये संपूर्ण संशोधन और सत्य की राह पर चले तो। सर, आपने जो पढ़ाया वही अपना सच्चा भूगोल है। लेकिन सर, ये सब संशोधन और अभ्यास किस महान पुरुष ने किया है? वो सिद्ध पुरुष हैं गुरुदेव श्री अभय सागर जी महाराज।